मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे सिंथेटिक डाइज पार्ट 2, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रंग व संगठन पार्ट 1। यानी कि जो संश्लेषित रंजक हैं उसमें रंग व संगठन किस तरह होता है वो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई पदार्थ कलर्ड होता है तो कोई वाइट और कोई ब्लैक। ऐसा क्यों होता है? किसी पदार्थ के रंग का उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संगठन व संरचना से क्या संबंध है, इसकी व्याख्या कई सिद्धांतों द्वारा की गई थी। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के समान कार्बनिक यौगिकों में रंग एवं रासायनिक संगठन के मध्य एक निश्चित संबंध होता है। जैसे बेंजीन रंगहीन है जबकि इसका समावयवी फलवीन रंगीन होता है। इसी प्रकार कुछ यौगिक अपचयन पर रंगहीन यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऑक्सीकरण कराने पर उन्हें कलर्ड यौगिक देते हैं। सर्वप्रथम ग्रेवी एवं लिबरमैन ने रंग तथा रासायनिक संगठन के इस प्रकार के व्यवहार की व्याख्या की। रंग एवं रासायनिक संगठन के जो सिद्धांत दिए गए थे उनमें सबसे पहला सिद्धांत अगर महत्वपूर्ण माने हम तो विट्स थ्योरी यानी कि विट्स क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी अर्थात विट्स का क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत। (1876) में जर्मन केमिस्ट ओट्टो विट ने कार्बनिक यौगिकों के रंग एवं उनकी संरचना के साथ संबंध बताने के लिए क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों में सामान्यतया रंग तब पाया जाता है जब उनमें कोई असंतृप्त या बहुबंध युक्त समूह जुड़ा हुआ हो। ऐसे समूहों को विट ने क्रोमोफोर कहा। ग्रीक भाषा में क्रोमो का अर्थ है रंग और फोर्स का अर्थ है टू वियर यानी कि धारण करना। अतः ऐसे समूहों को क्रोमोफोर कहा गया जो रंग धारण करने वाले हों अर्थात यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी हों। जैसे NO2, नाइट्रोसो, एजो,
एजॉक्सी कार्बोनिल, डाइकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, पॉलीन, क्विनोइड। तो इस तरह के जो समूह रहते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। यौगिक जिनमें क्रोमोफोर समूह विद्यमान हो उन्हें क्रोमोजन्स कहा जाता है। किसी क्रोमोजन में क्रोमोफोर समूहों की जितनी अधिक संख्या होती है उस यौगिक का रंग उतना ही अधिक गहरा होता जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध युक्त एथिलीन रंगहीन होती है। 6 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध युक्त अगर कोई श्रृंखला है तो वो पीले रंग का होता है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH का होल 6 CH3 ये पीले रंग का होता है। और इससे अधिक 11 द्विबंध युक्त कैरोटीन नारंगी होती हैं। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनका अकेले तो रंग के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि क्रोमोफोर की उपस्थिति में ये समूह अणुओं में प्रवेशित हों तो यौगिक के रंग को प्रभावित करते हैं और रंजक का रंग गहरा हो जाता है। ऐसे समूहों को ऑक्सोक्रोम कहा गया। ग्रीक भाषा में ऑक्जीन का अर्थ मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि टू इंक्रीज, और क्रोमा का अर्थ होता है रंग। अतः वे समूह जो रंग को बढ़ाने वाले हों ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ऑक्सोक्रोम होते हैं जैसे OH यानी कि हाइड्रोक्सी, OR यानी कि एल्कोक्सी, NH2 यानी कि एमिनो, NHR मतलब एल्किल एमीन, NR2 मतलब डाई एल्किल एमीन। जैसा कि नाइट्रोबेंजीन की तुलना में नाइट्रोएनिलीन अथवा नाइट्रोफिनॉल अधिक गहरे रंग के होते हैं। इसी प्रकार एजोबेंजीन लगभग रंगहीन होता है, लेकिन यदि इसमें NH2 समूह यानी कि एनिलीन हो तो वो पीला, अथवा NR2 समूह बटर पीला प्रवेशित कराया जाता है, उसका रंग पीला हो जाता है। ऑक्सोक्रोम लवण बनाने वाले समूह 2 प्रमुख कार्य करते हैं। एक तो ये क्रोमोजन के रंग को गहरा करते हैं, दूसरा किसी रंगीन पदार्थ का क्रोमोजन को रंजक के रूप में कार्य करने के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसी तरह जैसे सल्फोनिक या कार्बोक्सिलिक समूहों की उपस्थिति से एक क्रोमोजन रंजक का कार्य तो करता है, लेकिन उसका रंग गहरा नहीं होता, अतः ये समूह ऑक्सोक्रोम नहीं है। किसी रंजक में सल्फोनिक समूह की उपस्थिति उसे जल में विलयशील बनाती है, तो COO समूह की उपस्थिति रंजक को मॉर्डेंट के साथ झील बनाने में सहायक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रोमोफोर रंग धारण करने वाला एक ऐसा समूह है और क्रोमोजन क्रोमोफोर धारण करते हुए अणुओं वाला यौगिक, और ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन के रंग को
गहरे करने वाला समूह होता है। अतः डाइज ऑक्सोक्रोम धारण किया हुआ एक क्रोमोजन होता है। बाद में इसमें दो अनुपद भी जोड़ दिए गए, जैसे बेथोक्रोमिक समूह और हिप्सोक्रोमिक समूह वाली बात। बेथोक्रोमिक समूह यानी कि वे समूह जो रंग को गहरा करें। चूँकि किसी पदार्थ का जो रंग दिखता है वह अवशोषित तरंगदैर्घ्य का पूरक रंग होता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे समूहों की उपस्थिति से पदार्थ उच्च तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का अवशोषण करेगा। चूँकि उच्च तरंगदैर्घ्य लाल रंग की ओर होता है, अतः उपर्युक्त कथन को यूँ भी कहा जा सकता है कि जो समूह रेड शिफ्ट यानी कि लाल शिफ्ट प्रदर्शित करें उन्हें बेथोक्रोमिक समूह कहा जाता है। और जो हिप्सोक्रोमिक समूह हैं, इन समूहों की उपस्थिति से पदार्थ का रंग हल्का होने लगता है। पदार्थ का रंग हल्का होने का मतलब है कि वह प्रकाश से कम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों को अवशोषित करेगा। चूँकि कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश नीले रंग की ओर होता है, अतः इसे नीला शिफ्ट भी कहते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में हम इसको कहना चाहें तो जो समूह नीला यानी कि ब्लू शिफ्ट प्रदर्शित करे उन्हें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिद्धांत है, इसके आधार पर हम ये जो ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, हिप्सोक्रोमिक और बेथोक्रोमिक की हम बातें करते हैं। और अन्य सिद्धांत भी जैसे इसमें दिए गए, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग सिद्धांत था, उसे क्यूरेनॉइड सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के संरचना सूत्र को ऑर्थो अथवा पैरा क्यूरेनॉइड संरचना सूत्र में प्रदर्शित किया जा सकता है, तो वह रंगीन होगा अथवा रंगहीन होगा। इस सिद्धांत के आधार पर ये कह सकते हैं कि बेंजीन रंगहीन होगा अथवा बेंजोक्विनोलिन कलर्ड यौगिक होगा। ये सिद्धांत थैलीन रंजकों की भी व्याख्या करने में सफल रहा। जैसे फिनोल्फ्थैलीन का क्यूरेनॉइड रूप लाल रंग का होता है, जबकि बेंजीनोइड जो संरचना इसकी होती है वो रंगहीन होती है। इसी प्रकार इम्यूनोक्विनोन तथा डाइइम्यूनोक्विनोन में क्यूरेनॉइड संरचना होते हुए भी ये रंगहीन हैं। इसी प्रकार डाइएसिटिल फलवीन एवं एजोबेंजीन आदि में क्यूरेनॉइड संरचना नहीं होने पर भी ये रंगीन होते हैं। यह सिद्धांत इनकी व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद इसमें अन्य सिद्धांत भी दिए गए, आधुनिक सिद्धांत दिए गए।
जिसका हम कलर एवं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में बात करेंगे। धन्यवाद।